मैंने कल एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में अगर किसी की गेम है ना तो वो वहाब रियाज की है। जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी हो जाती है। देखें, जो इंडिया 10 मैचेस जीता है उसको देख के अगर कहा जाए तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली टीम जो कि इंडिया को कम्पीट कर सकती है। हालांकि वो वर्ल्ड कप से पहले भी जो 3 ODIs हुए थे उसमें इंडिया ने उनको बहुत धोया था। फिर वर्ल्ड कप के दौरान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पैट कमिंस जो है ना वो डिज़र्व करते हैं। सर अभी वही वाली बात है कि हम सबको पहले ही पता होता है कि क्या चीज़ होने वाली है। तो अभी एक जो चीफ सेलेक्टर के लिए एक नाम जो है नामजद हो रहा है, वो उनमें एक यूनिक चीज़ है कि वो मिनिस्टर भी हैं। वो अभी चीफ सेलेक्टर भी बनने के लिए तकरीबन तैयार है और वो पेशावर ज़ल्मी में खेल भी रहे हैं बाबर की कैप्टनसी में, वहाब रियाज। तो इस अपॉइंटमेंट को आप देखें, जहाँ तक बाबर के रेजिग्नेशन की बात है तो हमारी हिस्ट्री रही है वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन चेंज करने की। ठीक है, 2003 से हम शुरू करें तो वकार यूनिस साहब को सैक किया गया। दैन 2007 में इंज़माम ने रिटायरमेंट ले ली वर्ल्ड कप के बाद। 2011 में अफरीदी को फिर सैक किया गया। 2015 में मिसबा ने रिज़ाइन कर दिया और फिर वो मेरे ख्याल से रिटायर भी हो गए थे बाद में। 2019 में सरफराज अहमद को सैक किया गया और अभी बाबर ने खुद रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही कि जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो हम मलबा सारा कैप्टन पे डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और साद चांदना। रिजवान भाई आपके पास मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, लेकिन साद भाई से ज़रा मुझे निपटने दें। ये मुझे थ्रू आउट द प्रोग्राम कहते थे कि हम देखिएगा, जब हम आ रहे थे तब भी, कि देखिएगा कि जी हम यहाँ जीतेंगे, वहाँ जीतेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और एट दी एंड हम 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। बताएं भाईजान, आप जीत गए वर्ल्ड कप? मैं आपको कहता था जाग जाएं, लेकिन आप कहते थे देखिए, आपने जो लास्ट एपिसोड किया था उसमें आपने भी मेरी इस बात से इत्तेफाक किया था कि कुदरत हमारा साथ दे रही है। ठीक है, देखिए मैंने आपको तब भी कहा था, लेकिन स्टिल हमें भी कुछ करना है कुदरत के साथ। बिल्कुल हमें करना है, लेकिन हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी। ठीक है, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। उसे बैक करना था। ये पता बहुत बड़ी बात। वर्ल्ड कप के दौरान क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते थे, तो हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया। अब नहीं हो सका तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20। ठीक है, इंशाल्लाह हम उसमें वेस्ट इंडीज़ जाके ट्रॉफी उठाएंगे, आप देखिए। सर ये भी देख लेंगे हम, लेकिन मुझे लगता है आपका जवाब ये होना चाहिए था कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। रिजवान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बाबर ने कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, तो वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद क्या आप फैसला ठीक समझते हैं इसका? देखें, वैसे फ़ैसला तो उनका ठीक है। अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें एज अ कैप्टन तो वर्ल्ड कप के दौरान बिल्कुल एक्सपोज हो गए उनके जो फैसले थे, उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड, वो हमने देखी कि वो एक तरह से नज़र आ रहा था कि एक जिस तरह लीडर को फैसले करने चाहिए वो नहीं कर सके। लेकिन जो जिस तरह से इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, ये उनकी कैप्टनसी जब ये एशिया कप हारे थे तो उसके बाद से ही वो जो एक पूरी कैंपेन उनके ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी थी। और उस वक्त भी बातें हो रही थी कि बाबर आजम को हटा के किसी और को कप्तान बनाया जाए। लेकिन वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे था तो बोर्ड ने ये फ़ैसला नहीं किया। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान भी वो कैंपेन आपने देखी, जिस तरह से पूरी एक प्रॉपर मीडिया कैंपेन, उसके अंदर मीडिया हाउसेस शामिल थे, जर्नलिस्ट शामिल थे, एक्स क्रिकेटर्स शामिल थे, और वो वर्ल्ड कप के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। फिर बाबर आजम की पर्सनल जेट लीक होना और बहुत सारी चीज़ें, और फिर जैसे साद भाई की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रिज़ल्ट्स आए और पाकिस्तान एक तरह से बुरी तरह पिट गया इस वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद जो सारी खामियां थी उसका मलबा बाबर आजम के ऊपर डालने की कोशिश की गई। ठीक है, उसकी कप्तानी में बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सी बातों के ऊपर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन अब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें टीम की तो सबकी जगह तो बाबर आजम ने नहीं खेलना था। शाहीन अफरीदी की जगह नए बॉल के साथ बॉलिंग भी बाबर आजम ने नहीं करनी थी। शादाब नवाज़ की जगह स्पिन भी उन्होंने नहीं करनी थी। आप अपना ही पॉइंट रेस करके उसको काउंटर कर रहे हैं। कुछ फैसले देखा जा सकता है कि बाबर के गलत होंगे, लेकिन परफॉर्म पूरी टीम ने नहीं किया। पूरी टीम कोलैप्स की है। अगर आप इस स्पेसिफिकली इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हमारा जो फेल बॉलिंग यूनिट हुआ है, बैटिंग यूनिट में तो हम स्टैट्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं हम हिस्ट्री की वाहिद ऐसी टीम है जिसने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा चेस किया।
तो वो बैटिंग के थ्रू ही चेज हुआ। वो भी कुदरत के निज़ाम, बारिश हो गई नहीं वो 400 वाला नहीं, वो श्रीलंका के खिलाफ जो था, देखिए वो भी एक तो न्यूजीलैंड वाला था ना, जो कि कुदरत का निज़ाम जिसको आप कहते हैं, उसमें भी बाबर ने उसके साथ फ़खर के साथ अच्छी इनिंग्स खेली है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बाबर ने उस तरह से कोलैप्स नहीं किया जिस तरह टीम ने कोलैप्स किया। अब नवाज़ की जगह तो बाबर बॉल नहीं कर सकता, शादाब की जगह तो नहीं कर सकता। हमारे बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉल किया है, सीधा सीधा बॉल, नवाज़ हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसका ना एक बॉल अंदर आते नज़र आया, ना एक बॉल बाहर आते नज़र आया, ना कोई तेज़ बॉल, ना कोई लूप बॉल, वो एक ही लेंथ पे खिला रहा है, या आधी विकेट में मारेगा या मुंह के आगे देगा। तो ये तो बाबर नहीं कर सकता ना, ये तो शादाब नहीं कर सकता। आप साथ इस पर क्या राय देते हैं? देखिए, जहाँ तक बाबर के रेजिग्नेशन की बात है तो हमारी हिस्ट्री रही है वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन चेंज करने की, ठीक है। 2003 से हम शुरू करें तो वकार यूनिस साहब को सैक किया गया। देन 2007 में इंज़माम ने रिटायरमेंट ले ली वर्ल्ड कप के बाद। 2011 में अफरीदी को फिर सैक किया गया। 2015 में मिसबा ने रिज़ाइन कर दिया और फिर वो मेरे ख्याल से रिटायर भी हो गए थे बाद में। 2019 में सरफराज अहमद को सैक किया गया और अभी बाबर ने खुद रिज़ाइन कर दिया है। तो ये तो हमारी हिस्ट्री रही कि जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो हम मलबा सारा कैप्टन पे डालते हैं और उसको कहते हैं कि हमें आपको बाय बाय, नेक्स्ट कैप्टन हमें चाहिए। देखिए, कैप्टन रिस्पॉन्सिबल तो होता है। वो ज़ाहिर है कि बाबर आजम जब टीम सिलेक्शन हो रही थी तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा, अपनी मर्ज़ी से टीम सेलेक्ट की, और उसके बाद सारी जब आप क्रेडिट देते हैं तो ब्लेम भी उनको लेना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जिस अंदाज से उनको हटाया गया है, इस वक्त करंट पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर बाबर से बेहतर परफॉर्मर कोई भी नहीं है, और कैप्टन होने के लिए आपको परफॉर्मर होना ज़रूरी है। तो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन ठीक नहीं थी, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जिस तरह वो हीरो है, लेकिन हमने देखा कि एक बड़ी गंदी कैंपेन हुई। साथ जैसे मैं थ्रू आउट ये प्रोग्राम और मैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट और टूर्नामेंट से पहले भी मैं आप लोगों से प्रोग्राम से हट के भी ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे डिस्कस करता होता था शाहीन की फ़िटनेस के ऊपर, कि वो सिर्फ 2 ओवर का बॉलर है, उसकी फ़िटनेस नहीं है उस तरीके से। लीग्स खेलना प्रायोरिटी है उनकी, T20 खेलना प्रायोरिटी है, लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। तो मुझे जवाब में कहते हैं क्यों जी, टेस्ट में भी वो बॉल करता है, उसके स्टैट्स देख लो। स्टैट्स तो ये भी कहते हैं कि वो वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है। तो क्या वो वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है और आगे उसको कैप्टनसी दे दी है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपके इस सवाल में ही ना आपका जवाब है। आपने कहा कि वो 2 ओवर का बॉलर है, तो T20 में वो कैप्टन बन गए, तो उसमें तो पुरानी 4 ओवर होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा, अगर शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी की स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ भी हो, लेकिन जब हम वही स्टैट्स की बात देखते हैं तो उनके पास 2 PSL ट्रॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। और ये ट्रॉफ़ीज़ उन्हें मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग करती हैं एज अ कैंडिडेट फॉर T20 आई कैप्टन, और उसी की बेस पे उनको मेरे ख्याल से कैप्टन बनाया भी गया है। तो लेट्स सी जो उनका एग्रेसिव माइंडसेट रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए, क्या वो पाकिस्तान टीम में भी वही चीज़ कर सकेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि वो ऊपर आके खेलते हैं लाहौर के लिए, कुछ इनिंग्स में उन्होंने अच्छे रन्स भी स्कोर किए हैं, कैप्टन इनिंग्स भी खेली हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज T20 वर्ल्ड कप कैंपेन कि वो किस तरह टीम को लेके चलते हैं। थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा साद भाई से। इन्होंने कहा कि T20 के 2 उनके पास ट्रॉफ़ीज़ भी हैं, लेकिन T20 के अंदर कैप्टनसी जो स्किल्स हैं वो इतनी ज़्यादा चैलेंज नहीं होती। वो एक मार धाड़ वाली गेम है, 4 ओवर बॉलर ने करने हैं और आपने उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता। जो वनडे क्रिकेट है उसके अंदर वर्ल्ड कप के अगर आप मैचेस देखें तो यहाँ पे टेस्ट हुआ है उन टीम्स का, टेम्परामेंट का भी, कि पाकिस्तान टीम ज़्यादातर मैचेस तो 50 ओवर पूरे खेल नहीं सकी। सो ये बेंचमार्क नहीं है कि अगर उसने T20 में अच्छी कप्तानी की है तो अच्छा कप्तान होगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती। रिजवान भाई, जैसे साथ ने कहा कि स्टैट्स के ऊपर उनके पास 2 ट्रॉफीज़ हैं, स्टैट्स तो ये भी कहते हैं कि तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ चुका है, तो आप उसको बड़ा प्लेयर मानते हैं तेंदुलकर से? देखें, मैं तो मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कोहली इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नहीं, आप उनको सचिन तेंदुलकर से भी ऊपर मानते हैं कि वो रेट करते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कितने मुश्किल बॉलर्स खेले, किस दौर में क्रिकेट खेली, जहाँ पे बैटर को मौका ही नहीं है, जहाँ पे उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे तो अब जो क्रिकेट चल रही है वो तो बॉलर की पिटाई है और बैटर को फ़ायदा है। हर तरह से देख लें, 2 एंड से नए बॉल, 2 बॉल्स होंगे, बंदा जो है एक दायरे में होगा, और ये सारी चीज़ें बैटर को फेवर करती हैं। उस दौर में मुश्किल बॉलर और इतनी मुश्किल कंडीशंस में खेलना, और अब आप कंपेयर करते हैं उन दोनों को, तो आप स्टिल यही मानते हैं कि कोहली बड़ा प्लेयर है? देखिए, कोहली स्टिल प्लेइंग, और जिस तरह से वो खेल रहा है वो और भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ देगा। नो डाउट कि सचिन जिस दौर में था उस दौर में क्रिकेट मुश्किल थी। अब तो बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं, उस दौर में स्पिनर्स भी अच्छे क्वालिटी के थे। अब उस क्वालिटी के शेन वॉर्न, मुरलीधरन जैसे स्पिनर्स भी नहीं है। फास्ट बॉलर्स वसीम, वकार और मैकग्रा को उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने खेला हुआ है।
अब वो उस क्वालिटी के बॉलर्स भी नहीं हैं, तो डेफिनेटली वही कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। साथ अभी पिछले अरसे में हम लोगों ने देखा कि हफीज़ साहब नाराज़ हो गए थे कि जी मैंने जो जो डिसीजन लिए हैं या मैंने जो उनको मशवरे दिए हैं वो मेरे नहीं माने गए, तो मैं रिज़ाइन करता हूँ अपनी पोस्ट से, और ये वो, और अभी वो अपॉइंट हो गया एज डायरेक्टर, और मेरा ख्याल है कोच भी करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे पाकिस्तानी टीम को। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो एक डायरेक्टर ने अपने आप को कोच अपॉइंट किया है, ठीक है ये हम कह सकते हैं। तो लेट्स सी, हफीज़ का एक स्टांस रहा है शुरू से ही, हमेशा वो अगेंस्ट ही जाते हैं पीसीबी। देखिए यहाँ पे भी मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ ये चीज़ रिलेट करनी पड़ रही है। कुछ अर्सा पहले वो कह रहे थे कि जी मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं साइड पे होता हूँ, ठीक है। नाउ अब शायद उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया हो ये ऑफ़र क्योंकि बाबर आजम उस टाइम कप्तान थे, अब वो नहीं रहे, तो इस वजह से वो अपना मॉडल लेके आना चाह रहे हो विद न्यू कैप्टन्स। तो यही कहा जा सकता है। जब वो पावर में होते हैं तब तो ठीक है, जब पावर से हट जाते हैं तो बातें करते हैं जी हमें ये नहीं करने दिया गया, वो नहीं करने दिया गया। जब दोबारा पावर आती है तो फिर मजे लेते हैं। बिल्कुल। तो ये और इसमें एक और चीज़ भी कि पिछले कुछ दिनों में ना हफीज़ और माइकल वॉन की एक राइवलरी भी चल रही थी, ठीक है। तो माइकल वॉन ने हफीज़ की जो अपॉइंटमेंट की ट्वीट थी ना पीसीबी की, उसको रीट्वीट करके लिखा कि जी हफीज़ आई एम अवेलेबल, ठीक है। तो आप उनको भी किसी रोल में देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सर अभी वही वाली बात है कि हम सबको पहले ही पता होता है कि क्या चीज़ होने वाली है। तो अभी एक जो चीफ सेलेक्टर के लिए एक नाम जो है नामजद हो रहा है, वो उनमें एक यूनिक चीज़ है कि वो मिनिस्टर भी हैं, वो अभी चीफ सेलेक्टर भी बनने के लिए तकरीबन तैयार है, और वो पेशावर ज़ल्मी में खेल भी रहे हैं बाबर की कैप्टनसी में, वहाब रियाज। तो इस अपॉइंटमेंट को आप, मैंने कल एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में अगर किसी की गेम है ना तो वो वहाब रियाज की है, जो ख्वाहिश करते हैं वो पूरी हो जाती है। और जैसे उनको मिनिस्टर, मतलब आउट ऑफ नोवेयर वो निगरान मिनिस्टर, हालांकि वो अपने ऑफिस भी नहीं जाते। एक आध दफ़ा वो आए थे, आपने देखा था जब लाहौर में बारिश हुई थी, तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ को कॉपी करते वो लॉन्ग बूट पहन के निकले थे, लेकिन उसके ऊपर फिर जो उनके साथ हुआ उसके बाद वो घर से नहीं निकले। अच्छा, देखें, आपने जैसे कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे मेरिट के ऊपर नहीं होते फैसले। वहाब रियाज अभी खेल रहे हैं, पीएसएल का हिस्सा हैं, और इतना कोई उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतने कोई वो सुपरस्टार भी नहीं रहे, इतना कोई ग्रेट माइंड भी नहीं है, इतने को वो क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व भी नहीं रहे जो रिक्वायर्ड हैं चीफ सेलेक्टर के लिए कि जी वो जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसके ऊपर पूरी गहरी नज़र रखते हों। उनका सिलेक्शन के हवाले से एक ग्रेट माइंड होना ज़रूरी है, और उनका पास रिकॉर्ड भी कि बड़ा नाम हो जो कोई फैसले भी कर सके। ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है। इन सब में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जावेद मियांदाद साहब की कोई जगह नहीं बनती। अब उनकी जगह अब आप क्या ही कह सकते हैं, लेकिन सवाल है, आप बताइए इसका जो। देखिए, जावेद भाई ने अभी रिसेंटली एक जगह पे ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे कोच बना दें, लेकिन उनको ये बताया गया कि जावेद भाई ये आपके बस की बात अब नहीं है, अब कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, आपको उन चीज़ों का नहीं पता। अब जो इस वक्त जो करंट जिस तरह से क्रिकेट चल रही है, अब वो आप वाली क्रिकेट ख़त्म हो गई है। लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश ज़रूर किया था, लेकिन वो अभी फिलहाल। अच्छा, मैं एक चीज़, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता? क्राइटेरिया पे इस तरह पूरे, हालांकि बहुत पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े बैट्समैन हैं और पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं, लेकिन उनको बात वही है कि उनको जो जवाब दिया गया था कि वो कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत से एनालिटिक्स और सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उसमें वो अभी तक वो बैठ के, जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अगेंस्ट मैच था तो वो ड्रेसिंग रूम से इशारे कर रहे थे कि बाहर निकल के यूँ मारो तो अच्छा, इसमें मैं आप दोनों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक बहुत डिबेट होती है कि हमारे नेशनल प्लेयर्स को कोच होना चाहिए या इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है, अगर मेरिट पे फैसले हों तो वी आर बेस्ट 11। अगर मेरिट पे फैसले नहीं होने तो फिर हमसे आप पूरे 11 बाबर खिला लें, आप कभी भी नहीं जीत सकते। आप मैदान में जब उतरते हैं, पूरा वर्ल्ड कप आप देख लें, इक्का दुक्का मैच के अलावा, इवन के नीदरलैंड से मैच है आपका, तब भी आप हारे हुए उतर रहे हैं ग्राउंड में, आपके सर नीचे गिरे हुए, तो वो तो बाबर नहीं सर उठा सकता ना किसी के। तो जब तक आप जीतेंगे दिमागी तौर पे नहीं, तब तक आप ग्राउंड में भी नहीं जीत सकते। पाकिस्तानी होने चाहिए। मैं तो बिल्कुल हमेशा से यही कहा है कि पाकिस्तान का कोच होना चाहिए। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो बेसिक जो रीज़न है ना, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। वो बात कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता जो फॉरेन कोच है। फिर वो
देखें वो जिस इन्वायरमेंट के अंदर उनका ब्रॉटअप है और जिस इन्वायरमेंट के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ब्रॉटअप होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप किसी को बात समझाते हैं तो पहले आपको अगले को समझना पड़ता है कि यार इसकी कितनी कैपेसिटी है बात समझने की। तो हमेशा से हमने ये देखा, रिसेंटली पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी रीज़न ये थी कि सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे। सकलैन मुश्ताक जो है वो खिलाड़ियों को एक तो सीनियर भी हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्होंने एक तरह से जेल करके रखा और बड़ा यानी कि खिलाड़ियों को मोटिवेट भी किया, उनको बच्चों की तरह रखा भी, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी भी की। अब बात कर लेते हैं सेमीफाइनल्स की, जो इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का हुआ। पहले सेमीफाइनल में जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है उसमें न्यूजीलैंड हमेशा की तरह बेचारी, मैं उसको कहूँगा, वो बेचारी चोक कर गई। इतने हार्ड ब्रेक्स हुए केन विलियमसन के। एग्जैक्टली लेकिन वो टीम अच्छी है, डिजर्व करती है खेलना, लेकिन उसको जो सेमीफाइनल में जो उस बेचारी के साथ हुआ है, तो इंडियन बैटिंग की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे या पिच की तारीफ। एक टाइम पे वो जब पार्टनरशिप विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे तो लग ये रहा था कि एक आध पार्टनरशिप अगर इस तरह की और हो जाए, लेकिन फिर इंडिया लेकिन उसमें हम एक और चीज़ भी देखेंगे, विलियमसन फैब 4 में वो वाहिद आप कह लें शख्स रह गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो इसका एक बीइंग अ क्रिकेट फैन हम सभी को दुख है कि जो रूट ने भी ट्रॉफी जीती हुई है वर्ल्ड कप की, स्टीव स्मिथ के पास भी है, कोहली के पास भी है, बट कोहली के पास कौन सी ट्रॉफी? 2011 वर्ल्ड कप कोहली के पास है। कोहली कैप्टन तो नहीं था। कोहली कैप्टन थे लेकिन टीम में थे, मतलब वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, तो वर्ल्ड कप विनर कह सकते हैं। बट केन विलियमसन वो वाहिद प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप नहीं। जब पाकिस्तान बाहर हुआ था तो मेरी उसके बाद फेवरेट न्यूजीलैंड ही थी कि शायद। वैसे न्यूजीलैंड 2019 वाला वर्ल्ड कप जीत गया था, वो दिया इंग्लैंड को, तो वो एक अलग बात है। उस पर भी देखें कितना वो आजिजी से चला गया बेचारा। और फिर विराट कोहली की सेंचुरी को कैसे देखते हैं आप, रिकॉर्ड जो उन्होंने ब्रेक किया? बिल्कुल बड़ा दिन था जी क्रिकेट हिस्ट्री का, 50 सेंचुरियाँ। सर आप ये सवाल मेरे से भी कर लें प्लीज़ आप भी बताइए। मैं विराट कोहली को बहुत हाईली रेट करता हूँ, इज़ वन ऑफ द क्लासिक अभी तक जो हमने क्रिकेट देखी है। लेकिन इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि उससे ये रिकॉर्ड बनवाया गया है, मतलब इंटेंशनली बनवाया गया। तो उसकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर तो नो डाउट, लेकिन ये सेंचुरी जो है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, ज़बरदस्ती बनवाई गई है ये सेंचुरीज, क्योंकि उसके बाद मेरा ख्याल है उसने रिटायरमेंट ले लेनी है, तो उसके बाद तो चांस नहीं होगा। तो शायद मुझे ये लगता है। आप क्या डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं इस बात? नहीं, देखिए वो जिस तरह से 2020-21 में बहुत हॉट वाटर्स में रहे, बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन चैंपियन है और जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है। नहीं ये तो तारीफ तो एक तरफ हो, छोड़ दें। जो बात मैंने की उससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री? नहीं, मैं आई डोंट एग्री। आप साथ? मैं भी एग्री नहीं करता, उसकी क्लास है बंदे की। सर क्लास पे तो डाउट ही नहीं है ना, मैं ये जो डिसीजंस लिए गए, क्लास नहीं है, बाकी सारे फेल हो गए। नहीं, कोहली की क्लास है। कोहली का वो मैच आपने देखा जिसमें एज लगते हैं वो वाइड दे दी जाती है, जो वाइड होती है वो वाइड नहीं दी जाती क्योंकि उसका ठीक है, वो सारे समझ रहे हैं ना सर, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम खास तौर पे इस नॉकआउट की बात करें तो ये वो पहला नॉकआउट मैच था जिसमें कोहली ने परफॉर्म किया है और सेंचुरी स्कोर की है, वरना इससे पहले वो नॉकआउट्स में हमेशा फेल ही होते रहे हैं। सो उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। वैसे जिस तादाद में इंडियन सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं वो सेंचुरीज की अहमियत ही नहीं रही, अब तो उनके टैलेंटर्स भी सेंचुरी कर जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है यार। वैसे कल का मैच देखने में मज़ा आया जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का था। उसमें बेशक लो टारगेट था लेकिन बहुमा ने फाइट की है, उसने हर बंदे के हर आखिरी ओवर्स तक, और इतना लंबा लेके जाना मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैक्सवेल आउट हो गया, ऊपर से सारे आउट हो गए, नीचे से फिर वो स्टार को कमिंस पे आ गई बात, लेकिन क्रेडिट मेरा ख्याल है फिर कमिंस को जाता है जिस तरह वो खड़े रहे। वही बात है कि ये साउथ अफ्रीका की हम देखें ना, इन बेचारों की किस्मत ही खराब है। ठीक है, हाँ ये वैसे 5 सेमीफाइनल ये भी खेल चुके हैं, 1992 से लगे हुए हैं, उधर भी हारे। 1999 में बेचारे टाई हो गया, ऑस्ट्रेलिया आगे आ गया। ठीक है, 2007 में ये फिर हार गए, 2015 में फिर हारे और अब फिर ये आके सेमीफाइनल हार गए हैं। तो जो मर्जी कैप्टन हो, ए बी डिविलियर जैसे कैप्टन था इनका भी, फिर भी सेमीफाइनल हार गए हैं। तो आई फील फॉर बोथ दीज टीम, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। रिजवान भाई आप मुझे बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि वो नॉकआउट मैचेस में आउट ऑफ द वे परफॉर्म करते हैं। अब आखिरी जो मैच है उसमें आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा अगेंस्ट इंडिया? देखें, जो इंडिया 10 मैचेस जीता है उसको देख के अगर कहा जाए तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली टीम जो कि इंडिया को कम्पीट कर सकती है। हालांकि वो वर्ल्ड कप से पहले भी जो 3 ODIs हुए थे उसमें इंडिया ने उनको बहुत धोया था, फिर वर्ल्ड कप के दौरान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही।
लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पैट कमिंस जो है ना वो डिज़र्व करते हैं ये ट्रॉफी। सर जिस तरीके से वो हमने उनको मतलब उनका जाका खोला, हमने उनको फॉर्म उनकी वापस ले गए, मौका फराहम किया, हमने अब हमें खुशी वो देते इंडिया से अगर जीत जाए तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। साथ आप क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया? ये पूछ रहे हैं कि मैं चाहता क्या हूँ या मेरी प्रेडिक्शन? नहीं, मैं पहले पूछ रहा हूँ कि चाहता क्या है आप। चले मैं एक ही जवाब में आपको दोनों बता देता हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट में, वो ग्रुप स्टेज से बाहर होगी, ठीक है। फिर मैंने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका को, वो कल हार गई है। फिर मेरी न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड और इंडिया के सेमीफाइनल में सपोर्ट कर रहा था, वो भी हार गई। तो अब मैं सपोर्ट करूँ फाइनल में इंडिया को, अक्लमंद के लिए बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अपनी प्रेडिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आई सपोर्ट इंडिया, इंडिया जीतेगा। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है कि अगर बड़े सगीर में ही कोई कप आ जाए तो बेहतर है। आखिरी जवाब हमारे पास शायद यही है। बिल्कुल करीब। और उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो इतने वर्ल्ड कप जीता हुआ है कि वहाँ पे हर बच्चे के पास अपना एक कप, ठीक है। सर डिजर्व करते हैं ना। देखें वो आप अफगानियों के साथ देखें जो मैच था, मैक्सवेल ने अकेले खड़े होके एक टांग से, वही ऐसे जिन्हें एक हाथ से लगे हुए बस इधर उधर इधर उधर, वो डिज़र्व करती है मेरे ख्याल से। अब क्योंकि कंडीशंस उनके अगेंस्ट है सारी चीज़ें, वो फिर भी फाइट करके इतना स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, फाइनल में जगह बनाई है। अब एक चीज़ है जिसके पास कंडीशंस भी अपनी है, हर चीज़ अपनी है, तो वो जीते। अगर आप ऑन पेपर कंपैरिजन करें दोनों का ना, बैटिंग और बॉलिंग का, तो बिल्कुल दोनों बराबर बराबर ही है। अगर साउथ अफ्रीका का देखें तो साउथ अफ्रीका की थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में होता तो इंडिया के लिए आसान होता। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी बैटिंग भी बहुत तगड़ी है, कल तो वो मैच मार्च भी नहीं चल सके और मैक्सवेल भी आउट हो गए, इनके दो जो स्ट्राइकर हैं। तो अगर तो कंपैरिजन करें तो बैलेंस है ऑन पेपर टीम, लेकिन अगर कोई फिर वही स्प्रिंग वाली बात आ जाती है या कोई फूक जादू वाली बात, तो उसमें फिर इंडिया को एज हासिल है। और अगर कोई और जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने परचेज किया वर्ल्ड कप, तो वो फिर उनसे कौन ले। अच्छा, एक और चीज़ कि हम जिस तरह बात करते हैं ना कि जब भी कोई ऑफिशियल हमारा मैच दिखने जाता है तो हम हारते ही हैं, तो कहा जा रहा है कि फाइनल में नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आएंगे कि अपनी टीम को कप उठाता देख सके। तो हम ये नहीं वो वाली बात है कि वो बैगर्स नहीं है, और वो समझ गए होंगे आप, वो किसी यकीन दहानी पे ही आ रहे होंगे जी। साथ ने अपनी प्रेडिक्शन बता दी, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वाली सारी कहानी करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे। और रिजवान भाई आप अपनी प्रेडिक्शन बता दें। कमिंस का हक बनता है जी, बैट कमिंस ये ट्रॉफी उठाएंगे। हक तो चले किसका बनता है किसका नहीं, मुझे आप अपनी प्रेडिक्शन बताएं। ऑस्ट्रेलिया होती है। मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा, आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.